एसोसिएशन with कुटुंब ऐप। अनेक ग्रुपों से पाइए छुटकारा, आपके संगठन का अपना ऐप कुटुंब ऐप। पहली सुर्खी में चुनाव राज्यों के अपडेट हैं। पंजाब, यूपी और उत्तराखंड की सियासी हलचल तो लगभग रोज ही हम आपको बताते हैं। आज दो दूसरे चुनावी राज्यों की बात करेंगे जिनकी उतनी खबरें हम इस शो में नहीं ले पाते, मणिपुर और गोवा। पहले बात मणिपुर की। मणिपुर में फिलहाल सरकार चल रही है एनडीए की और मुख्यमंत्री हैं भाजपा के एन बीरेन सिंह। खबर चल रही है कि भारतीय जनता पार्टी इस बार कोनराड संगमा की नेशनल पीपल्स पार्टी एनपीपी की बजाय टीआर ज़िलियांग की नागा पीपल्स फ्रंट एनपीएफ के साथ चुनाव पूर्व गठबंधन कर सकती है। नागा पीपल्स फ्रंट के ही नेफ्यू रियो फिलहाल नागालैंड के मुख्यमंत्री हैं। न्यूज़ 18 पर पायल मेहता की रिपोर्ट के मुताबिक एनपीएफ के नेता केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात कर चुके हैं कुछ दिन पहले दिल्ली में। इसी के आधार पर यह अंदाजा लगाया जा रहा है कि आधिकारिक गठबंधन न भी हुआ तो दोनों पार्टीज एक फ्रेंडली कॉन्टेस्ट कर सकती हैं। माने जहां एक पार्टी अपना कैंडिडेट उतारे, वहां दूसरी पार्टी या तो कैंडिडेट देगी नहीं या तो देगी तो कमजोर प्रत्याशी उतारेगी, उतना प्रचार नहीं करेगी। अब ये सवाल लाजमी है कि जब मणिपुर में भाजपा एनपीएफ और एनपीपी दोनों के साथ सरकार चला रही है तो फिर चुनाव पूर्व एनपीपी पर एनपीएफ को तरजीह की बात कहां से आई। दरअसल हुआ यूं कि जून 2020 में एन बीरेन सिंह सरकार संकट में आई थी। तब 9 विधायकों ने सरकार से समर्थन वापस लेने की बात कर दी थी। तब समर्थन वापस लेने वालों में एनपीपी के विधायक भी थे जो कि कोनराड संगमा और भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व के दखल के बाद वापस लौटे थे। भाजपा ऐसी किसी भी असहजता के दोहराव से बचना चाहती है। मणिपुर के बाद अब जरा वक्त गोवा को भी दे दिया जाए। यहां भाजपा के लिए एक असहज करने वाली स्थिति बन सकती है। दर्शक ये जानते हैं कि जिस सीमेंट ने गोवा में एनडीए गठबंधन को सत्ता में बनाए रखा वो थे मनोहर पर्रिकर। गठबंधन के हिस्सेदार इसी शर्त पर भाजपा से जुड़े भी थे कि पर्रिकर दिल्ली से गोवा आएंगे तब वो सरकार में शामिल होंगे, और ऐसा हुआ भी। अब पर्रिकर इस दुनिया में नहीं है और पर्रिकर के बाद ये पहला चुनाव है जो भाजपा लड़ने जा रही है। और चर्चा है कि भाजपा उनके बेटे उत्पल पर्रिकर को पणजी से टिकट नहीं देने वाली। इस सीट से मनोहर पर्रिकर 25 साल विधायक रहे हैं। भाजपा सूत्रों ने ऐसे संकेत दिए थे कि पणजी से अतानसियो बाबूश मोन्सेरात को टिकट दिया जा सकता है। बाबूश इस सीट पर तब जीते जब 2019 में पर्रिकर के देहांत के बाद उपचुनाव हुआ। तब बाबूश कांग्रेसी थे लेकिन बाद में भाजपाई हो गए, अभी भी भाजपाई हैं। बाबूश को टिकट देने की बात बाहर आने के बाद उत्पल ने यह संकेत दिया था कि वो निर्दलीय भी पर्चा भर सकते हैं। उत्पल ने बीते हफ्ते पत्रकारों से ये तक कहा था कि आपराधिक पृष्ठभूमि वाले उम्मीदवार को उनके पिता की सीट कैसे दी जा सकती है। दरअसल इससे पहले भाजपा नेता देवेंद्र फडणवीस ने यह कह दिया था कि मनोहर पर्रिकर ने गोवा के लिए बहुत काम किया था, लेकिन भाजपा में टिकट आपको सिर्फ इसलिए नहीं दिया जा सकता कि आप मनोहर पर्रिकर के बेटे होते हैं। इस बीच शिवसेना के राज्यसभा सांसद संजय राउत ने गोवा में तमाम विपक्षी दलों यानी कि आम आदमी पार्टी, कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस और गोवा फॉरवर्ड पार्टी से अपील कर दी है कि यदि उत्पल निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर पर्चा भरते हैं तो उनके खिलाफ प्रत्याशी न उतारे जाएं और सभी दल उनका समर्थन कर दें। भाजपा गोवा में मजबूत स्थिति में दिखती है, ऐसा दावा भी कर रही है पार्टी, लेकिन वो नहीं चाहेगी कि उत्पल उनके खिलाफ पर्चा भरकर चुनाव लड़ लें और बाकी पार्टियां उनका समर्थन कर दें। देखना होगा कि भाजपा इस समस्या का क्या हल निकाल पाती है। आज गोवा में कांग्रेस ने प्रत्याशियों की तीसरी सूची का भी ऐलान कर दिया। इसमें भाजपा सरकार में मंत्री रहे माइकल लोबो को टिकट दिया गया है। लोबो ने हाल ही में भाजपा छोड़ी है। एक ऐलान आम आदमी पार्टी ने भी किया, वो ये कि अरविंद केजरीवाल 19 जनवरी को पणजी में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे जिसमें आम आदमी पार्टी गोवा के लिए अपना सीएम कैंडिडेट बता देगी। दूसरी सुर्खी में कोरोना से जुड़े अपडेट्स हैं। पिछले 24 घंटों में देश में कोरोना के नए मरीजों में थोड़ी गिरावट आई है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने आज सुबह जो डेटा जारी किया उसके मुताबिक 24 घंटे में 2,38,000 नए मामले आए हैं। यह आंकड़ा सोमवार सुबह 9 बजे से लेकर मंगलवार यानी कि आज सुबह 9 बजे के बीच का है। सोमवार सुबह जो आंकड़ा आया था वो आज के डेटा से करीब 20,000 ज्यादा था, इसलिए हमने कहा कि नए मामलों में थोड़ी गिरावट हुई है। अब देश में कुल एक्टिव मामले हो गए हैं 17,36,000। जहां तक ओमिक्रॉन वेरिएंट की बात है तो अब तक देश में 8,891 नए केसेस की पहचान हुई है। मामले ज्यादा भी हो चुके हैं लेकिन इतने मामलों में ही पुष्टि हुई है कि वेरिएंट ओमिक्रॉन ही था। अब एक बार फिर रोजाना वाले मामलों पर लौटते हैं। कल के मुकाबले आज नए केस कम आए हैं, तो क्या ये मान सकते हैं कि अब संक्रमण की रफ्तार कम हुई है? ऐसा मानना हो जाएगी जल्दबाजी, क्योंकि आज ही केंद्र सरकार ने कुछ राज्यों में टेस्टिंग घटाए जाने पर नाराजगी जताई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि टेस्टिंग को रणनीतिक रूप से तुरंत प्रभाव से बढ़ाने की सख्त जरूरत है। मतलब नए केसेस में कमी आने की वजह टेस्टिंग घटना भी हो सकता है। खैर आगे बढ़ते हैं। वैक्सीन से जुड़ा एक अपडेट है। इजराइल के अस्पतालों ने ओमिक्रॉन के संक्रमण पर वैक्सीन के असर का अध्ययन किया है और ये पाया है कि वैक्सीन की चौथी डोज लगवाने वालों को भी
संक्रमण हो रहा है, यानी ओमिक्रॉन के खिलाफ मौजूदा वैक्सीन बहुत कम असरदार है। इसीलिए अब बूस्टर डोज के फायदों पर सवाल उठने लगे हैं। तीसरी सुर्खी में बात है एक पुराने विवाद की। 10 साल पुरानी देवास एंट्रिक्स डील पर सुप्रीम कोर्ट के ताजा फैसले के बाद मोदी सरकार एक बार फिर कांग्रेस को घेर रही है। अब सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा क्या कह दिया है, ये समझने से पहले देवास एंट्रिक्स डील का थोड़ा बैकग्राउंडर समझिए। 2005 में बेंगलुरु की स्टार्टअप कंपनी देवास मल्टीमीडिया और इसरो की सब्सिडरी एंट्रिक्स कॉर्पोरेशन के बीच एक डील हुई थी। अंतरिक्ष भी नाम हो सकता है, एंट्रिक्स बोलते हैं वैसे। डील के मुताबिक एंट्रिक्स ने इस कंपनी के लिए एक सैटेलाइट लॉन्च करने और ऑपरेट करने पर सहमति जताई थी। समझौते के तहत सैटेलाइट की 90% ट्रांसपॉन्डर कैपेसिटी, यानी जितनी डेटा भेजने की क्षमता थी, उसका 90% देवास मल्टीमीडिया को लीज पर मिलता। कंपनी की योजना थी कि इस कैपेसिटी के दम पर वो भारत में टेलीकम्युनिकेशन सेवा यानी फोन सर्विसेज मुहैया करवाए। इसमें बड़े पैमाने पर अमेरिकी निवेशकों ने पैसा भी लगाया था। बाद में पता चला कि सैटेलाइट का इस्तेमाल मोबाइल से बातचीत के लिए तो होना है, लेकिन इसकी मंजूरी भारत सरकार से ली नहीं गई। खास बात यह है कि इस कंपनी को इसरो के ही पूर्व साइंटिफिक सेक्रेटरी MD चंद्रशेखर ने 2004 में बनाया था। बाद में बात सार्वजनिक होने पर काफी कोहराम मचा और इसे एक बड़ा स्कैम बताया गया। हालांकि सरकार की इस बात के लिए काफी किरकिरी हुई कि उसे डील रद्द करने में 6 साल कैसे लगे। बाद में NCLT यानी नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल और NCLAT यानी नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्राइब्यूनल ने कंपनी को बंद करने का आदेश दिया। इसी आदेश के खिलाफ कंपनी ने सुप्रीम कोर्ट में गुहार लगाई थी, लेकिन सोमवार को यानी कल सुप्रीम कोर्ट ने याचिका खारिज कर दी, यानी NCLAT का फैसला ही सही मान लिया गया और इस हिसाब से कंपनी दोषी साबित हो गई। और क्योंकि डील यूपीए सरकार के दौर में हुई थी, इसीलिए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कांग्रेस पर देश के साथ धोखाधड़ी करने का आरोप भी लगाया।